हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं कंपनी के बारे में, कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन है जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि प्रमोटर के पास कितना शेयर्स है, कितना स्टेक है और पब्लिक के पास रिटेलर्स के पास और फॉरेन इन्वेस्टर्स उन सबके पास कितना स्टेक है, और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, पास्ट डेटा जो है कंपनी का वो और ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में कैसा कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी है, एक एनबीएफसी फर्म है जो एंगेज्ड है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में, जो ट्रेडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ करती है इक्विटी में भी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, और साथ ही में कमोडिटी में भी ट्रेड करती है। आई नो आप सबको पता है ये अलग अलग मार्केट होते हैं, इक्विटी मार्केट, फॉरेन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटी मार्केट, इन सब में ये इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है बेसिकली, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती है। ये कंपनी लोन्स भी प्रोवाइड करती है और इन्वेस्ट भी करती है कोटेड एंड अनकोटेड सिक्योरिटीज़ में, एंड गौतम बोस इसका चेयरमैन है और साथ में एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है इस कंपनी का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनसीएल रिसर्च। सो कंपनी डेटा की बात करेंगे तो मार्केट कैप इस कंपनी का 98.9 करोड़ का, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि कोई क्वार्टर पिछले 4 क्वार्टर से कंपेयर करें तो कोई भी क्वार्टर में अगर कंपनी ने लॉस बुक किया होता है तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है। आरओसी और आरओई कंपनी का अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल को कैसे यूज़ कर रहा है, इक्विटी को कैसे यूज़ किया जा रहा है और रिटर्न दिया जा रहा है जो अच्छे से नहीं कर पा रहे, सिर्फ 0.03% और 0.02%, बेसिकली 15 to 20% होना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे रही है बट यहाँ पर बहुत ही कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.59 और बुक वैल्यू की है 1.07, मतलब और करंट प्राइस है 1.70, मतलब थोड़े से आपको ज़्यादा प्राइस में ये शेयर मिल रहा है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी -15.0। डेट टू इक्विटी यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि डेट कंपनी के पास नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो भी छोटे मोटे डेट होते हैं कंपनी के पास, लाइक लोन्स वगैरह होते हैं, तो वो -15.0 है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी थोड़ी कंपनी की अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 2 करोड़ 81 लाख का, 2019 में 3 करोड़ 40 लाख का। ये बहुत ज़्यादा कम हो गया बिकॉज 2015 से पहले इस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे 32 करोड़, देन 10 करोड़, 20 करोड़, इतना कंपनी का रेवेन्यू हुआ करता था। बट आफ्टर 2015 कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स इतने से हो चुके हैं और यहाँ पर कंपनी के अब जो 2021 में जो नंबर है वो है 1 करोड़ 86 लाख का, और उसी के साथ में जो प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 9 लाख, दैन 12 लाख, देन 2 लाख, ये कंपनी के प्रॉफिट्स है। तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही कम है और कंपनी के रेवेन्यूज़ भी बहुत कम हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं जिससे हम डीप एनालिसिस कर सकते हैं। 2019 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स था वो 76 लाख का था। जून 2019 में अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 11 लाख का भी हुआ था। सितंबर, दिसंबर, मार्च में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है और साथ में 27 लाख पे भी आ गया। जून 2020 में 49 लाख पे आया यहाँ पर रेवेन्यू, और 49 से वही 60 तक घुमा और मार्च में फिर से 23 लाख पे आ गया। और अभी भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो 36 लाख, 32 लाख और 51 लाख, मतलब पिछले 3 साल से अगर हम देखें 2019, 20 और 21 तो कंपनी सेम ही परफॉर्म कर रही है, मतलब पहले जैसे ही परफॉर्म कर रही है, इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। और अगर प्रॉफिट भी देखें कंपनी का तो 23 लाख
और अभी कंपनी का प्रॉफिट है 8 लाख, जैसे कि 12 लाख और 15 लाख। तो इसी तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में भी इंक्रीमेंट नहीं है और ना ही प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट है। मतलब जिस तरह से पहले कंपनी परफॉर्म करती थी, एक टाइम था इस कंपनी जहाँ पर कंपनी के अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स आते थे, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 2.79% प्रमोटर्स के पास है, जो मार्च 2019 में था, और अभी भी 2.79% है। और एट द एंड और रेस्ट ऑफ द स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है, 97.21%, 97.21%। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो भी लीस्ट इंटरेस्टेड है अपनी खुद की कंपनी में, जहाँ पर उनके पास सिर्फ इतना सा स्टेक है और रेस्ट ऑफ द स्टेक वो सिर्फ रिटेलर्स के पास है। मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। ओके, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स है। कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे अगर फाइनेंस सेक्टर में, तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, देन एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी, एएमसी एंड एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पर एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन अगर इसका कंपैरिजन इनसे करें तो थोड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है थोड़ी लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज है, जो अच्छी खासी स्टेबल कंपनीज है, जिनका अच्छा खासा रेवेन्यू है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये कंपनी इनके आजू बाजू में भी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी कम है और इंक्रीज होने के चांसेस भी काफ़ी कम लग रहे हैं, और प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी कम है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये सारी कंपनी थोड़ी लार्ज कैप और एक ब्रांडेड, एक अच्छी कंपनीज में मानी जाती है। तो इनका कंपैरिजन थोड़ा बरोबर नहीं होगा। आरओसी के रिटर्न्स भी अगर हम देखें, अगर हम कॉम्पिटिटर्स में भी देखें, तो यहाँ पर आरओसी के रिटर्न्स अभी एचडीएफसी, एएमसी के ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस और फिनसर्व आपको पता ही है किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। फिनसर्व भी अगर आप देखेंगे तो उसका करंट प्राइस अभी 15,500 पे आ गया, और बजाज फाइनेंस का 6,500 पे आ गया, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा थोड़ा गिरा था, तो यहाँ पर फाइनेंस के जो नंबर्स करंट मार्केट प्राइस वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन अच्छा खासा है। आप उसमें अगर निवेश भी करते हो तो काफ़ी अच्छा खासा स्कोप आपको आगे देखने में मिल सकता है। तो अभी हम एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे है। 5 ईयर हाई अगर हम देखेंगे तो 3.10 है, और करंटली ये 1.70 पर है। फ्राइडे को इतने पे क्लोज हुआ था और अपर सर्किट पे क्लोज हुआ था। तो ये शेयर सिर्फ उसी लिए है कि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट के लिए अगर आपको एंटर करना है तो ये शेयर में आप कर सकते हो। मतलब जब भी इसमें लोअर सर्किट लगता है तो अगर आपको एक रिस्क की तरह आप इसमें पैसा डाल सकते हो, तो इसमें पैसा आपका डबल भी हो सकता है। तो एक रिस्क की तरह अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, एक ट्रेडर की तरह आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके निवेश करना है, आपको ये कंपनी अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिख रही, वैसी कंपनीज अगर आपको चाहिए एक अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ, तो वो ये कंपनी नहीं। अगर आपका वैसा पर्सपेक्टिव है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से लेना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।